हेलो दोस्तों, कल हमने प्रस्तावना से संबंधित कुछ टर्मोलॉजी को पढ़ा था और उसने देखा था कि हमें कौन कौन सी टर्मोलॉजी जो है याद होनी चाहिए और उसका बड़ा अच्छा ही रिस्पांस मिला मुझे कि जिस टर्मोलॉजी को मैंने पढ़ाया वो एग्जाम में पूछी गई है और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आई है। आज जो हमारी कल बाकी की जो टर्मोलॉजी रह गई थी उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी टर्मोलॉजी और बाकी रह गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमें उनको पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का लेक्चर। कल लास्ट जो हमने पढ़ा था वो गणतंत्र तक पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय के संदर्भ में पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेंस में भी पूछा जाता है 3 मार्कर में एमपीपीएससी के, और उसी के साथ साथ जो है वो प्रीलिम्स में भी काम आता है कि आपको पता होना चाहिए सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो प्रस्तावना में कहां उल्लेखित है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय है वो क्या है। तो देखो, सामाजिक न्याय का जो मूल तत्व है वो ये है कि समाज के हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति ये समाज में रह रहा है या कोई भी वर्ग है उसके साथ ना तो जाति, ना ही धर्म, ना ही रंग, ना ही लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जाति, धर्म, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है, अब हमारे समाज में आपको पता होगा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सही ट्रीट नहीं किया जाता है। धर्म के आधार पर कि वो व्यक्ति फलाने धर्म का है तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इस सब चीज को रोकने के लिए प्रस्तावना में एक मेन वर्ड जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मूल भाव यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को जो है समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान अधिकार प्राप्त होंगे। और ये चीज आप देखोगे, ये आपको कहां देखने को मिलती है? संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से लेकर 14 और 15 में देखोगे तो स्पष्ट रूप से हमें सामाजिक न्याय की अवधारणा मिलती है। 14 और 15 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान में यह उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको ये बात समझ आ गई कि सामाजिक न्याय क्या होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्मोलॉजी है हमारी आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम किसी देश में रह रहे हैं तो वहां आर्थिक संसाधनों का आवंटन जो होता है वो असमान होता है। हर व्यक्ति में असमानता पाई जाती है कि किसी के पास आर्थिक संसाधन कम होंगे और कोई गरीब होगा तो कोई अमीर होगा। समाज का तो यही है कि समाज का वर्गीकरण जो होता है वो आर्थिक संसाधन जो है वो असमान वर्गीकृत होते हैं। तो ऐसा ना हो कि एक ही देश के निवासी जो एक अमीर वर्ग का हो और एक गरीब वर्ग का हो, दोनों को न्याय मिलने में देरी हो या दोनों को जो न्याय है उसमें असमानता हो। तो इसका मूल भाव ये होता है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं। इस तरीके से कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो किसी के पास कम संपत्ति हो, हम इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे कि उसे न्याय में या कोई भी विशेष अधिकार जो एक वर्ग को हो और दूसरे वर्ग को ना मिले। या फिर हम बोल सकते हैं कि संपत्ति, आय आदि के आधार पर विभेद नहीं। स्पष्ट है ये बात आपको कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम आर्थिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक वर्ड चलता है जिसको बोलते हैं अनुपातिक
न्याय। अभी अनुपातिक न्याय आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिला देते हैं तो उसी न्याय को क्या कहा जाता है, अनुपातिक न्याय कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुपातिक न्याय किसे कहते हैं, तो अनुपातिक न्याय किसे कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिले जुले स्वरूप को ही क्या कहा जाता है, अनुपातिक न्याय हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक जो एमपीपीएससी में या फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो न्याय है कहां वर्णित है। तो पता होगा कि हमारा भाग 3 जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और भाग 4 जो डीपीएसपीए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, इन दोनों में ही सामाजिक और आर्थिक न्याय का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा टर्म्स राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय होता क्या है, देखिए कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से प्रबल है, मजबूत है, तो ऐसा ना हो कि वो किसी पद पर हो या किसी विशेष स्थान पर होने के कारण उसे विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक राजनेता को प्राप्त होंगे या कोई सिविल सर्वेंट को प्राप्त होंगे। उन सभी के जो न्याय हैं वो समान होंगे, किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक आधार पर या हम बोल सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट के लिए न्यायिक व्यवस्था अलग हो जाएगी या एक नेता के लिए न्यायिक व्यवस्था अलग होगी और एक आम व्यक्ति के लिए अलग होगी। जो भी सरकार या बोल सकते हैं हम सरकार के जो भी लाभ हैं, सरकार या शासन के लाभ समान रूप से प्राप्त होंगे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है बात। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक न्याय की जो मुख्य भाग है, उल्लेख है जो वो किस भाग में मिलता है। तो आपको ये दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि जब संविधान में बात करी जाए सामाजिक और आर्थिक न्याय की, तो आपका दिमाग एक ही चीज पे जाना चाहिए, भाग 4 कि भारतीय संविधान के भाग 4 में सामाजिक और आर्थिक न्याय का विवरण मिलता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब राजनीतिक न्याय की बात करी जाए, नैतिक न्याय की बात करी जाए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाग जो 3 है, भाग 3 वो इसका विवरण देता है। स्पष्ट है बात। क्यों? ये जब हम भाग 3 और भाग 4 पढ़ेंगे तो मैं इसमें आपको बहुत ब्रीफली समझाऊंगा कि किस तरीके से ये जो संविधान के मूल भाव या मूल तत्व हैं इनका उल्लेख करते हैं। स्पष्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्वतंत्रता। तो आप लोगों को पता है कि प्रस्तावना में जो है 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, इन सभी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो एक्चुअल में स्वतंत्रता होती क्या है? स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि बिना रोक टोक के किसी भी नागरिक को, बिना रोक टोक के किसी भी नागरिक को विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ऐसा ना हो कि हम उसके विकास में कोई बाधा उत्पन्न करें, या फिर ऐसा भी ना हो कि हमें उसकी आजादी को छीने जिससे वो अपना विकास करने में क्या हो, असमर्थ हो जाए। बिना रोक टोक के नागरिकों को विकास के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, स्वतंत्रता सबसे मूलभूत तत्व है हमारे संविधान का,
क्योंकि किसी भी देश में जितने लोगों को जितनी ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है वो अपना विकास और पूरे राष्ट्र का विकास और ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी तो वो मौलिक विचारों को उत्पन्न करेगा, और जब मौलिक विचारों को उत्पन्न करेगा तो वो स्वयं के अधिकारों की तो रक्षा करता ही करता है, इसी के साथ साथ राष्ट्र में और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी फाइट कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या होता है कि एक विशेष वर्ग है जिसे बस स्वतंत्रता है, बाकी दूसरे वर्ग जो हैं वो अपनी स्वतंत्रता का यूज नहीं कर सकते। इसलिए संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता, किसी भी पर्पस से बोल सकते हैं, या किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे। स्पष्ट है। इसलिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा मूल उद्देश्य जो है, हमने देखा था कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कि हर नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब ये स्वतंत्रता 5 तरीके की मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले हमें विचार की कि मैं किसी भी थॉट्स को लेकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूं कि मुझे लगता है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए मेरे जो विचार हैं मैं वो व्यक्त कर सकता हूं, मैं ट्वीट कर सकता हूं, उसको लिख सकता हूं कि मेरे को ऐसा ऐसा लगता है फलानी फलानी चीज के लेकर। ठीक है, वैसे ही क्या हो सकता है, मैं कोई भी नया थॉट्स जनरेट कर सकता हूं, मेरे को ये बाधाएं नहीं है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति के संदर्भ में यह है कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बस ये ना हो कि मेरी अभिव्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी प्रकार का ब्लेम कर रही हो, या किसी की गरिमा को हनन कर रही हो, या राष्ट्र की एकता अखंडता को बाधित कर रही हो। मेरी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं अपने किसी भी विचार को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। देखिए एक्चुअल में क्या है कि सर्वोपरि होता है राष्ट्रीय एकता। अब मैं ऐसी अभिव्यक्ति कर रहा हूं जिससे क्या हो कि समाज में क्या अलगाव उत्पन्न हो जाए, या फिर इस तरीके की अभिव्यक्ति कर रहा हूं कि दो समूह या दो जो धर्म है वो आपस में लड़ जाएं, तो मुझे ये अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता नहीं है। बशर्ते ऐसी कोई अभिव्यक्ति जिससे मेरा विकास हो रहा है, देश का उत्थान हो रहा है, या कोई गलत चीज पर मैं जो मेरे विचार है कि ये गलत है ये सही है, इस संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म, उपासना आदि चीजों पर भी मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्या है, स्वतंत्रता है। स्पष्ट है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है समता। समता क्या है, तो देखिए एक समाज है, समाज में 2 वर्ग हैं, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, वर्ग ए को ये अधिकार है कि ये भाई साहब विशेष कार्य कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और बी को मैंने बोल दिया कि नहीं, बी काम ये नहीं कर सकता। मैंने इसको वोट का अधिकार दिया है, इसको वोट का अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, और वैसे ही मैंने ऐसे बहुत से अधिकार हैं जिसको मैंने इसको बना दिया है एक विशेषाधिकार वर्ग। ठीक है, और ये जो हो इसको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि समाज में समता नहीं है। ठीक है, और समता का मेन मूल यही है कि समाज इस तरीके से ना हो कि समाज 2 वर्गों में बटा हो, 2 वर्गों में बटा हो, एक वर्ग को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो और दूसरा वर्ग जो हो वो अधिकार विहीन हो। समता का मेन पर्पस ये होता है कि समाज जो हो उसमें विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति,
और सभी को समान अधिकार प्राप्त होना, सभी को समान अधिकार प्राप्त होना। जैसे कि आप देखते हो, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, सभी के वोट देने का अधिकार जो होगा वो एक ही होगा, कि मेरे वोट की भी वही वैल्यू है जो एक बहुत रईस व्यक्ति की होगी, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत पावरफुल पॉलिटिशियंस की होगी। सभी के मत का अधिकार एक ही है। ऐसा नहीं है कि उनके मत जो है वो 5 में काउंट किए जाएंगे, मेरे 1 में काउंट किए जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि समाज में जो मौलिक अधिकार मुझे प्राप्त हैं वही किसी अन्य व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मौलिक अधिकार उससे वरिष्ठ हैं कि भैया मेरे को 5 अधिकार ज्यादा दिए गए हैं, क्यों? क्योंकि मैं फलाने वर्ग से आता हूँ, ढिमके वर्ग से आता हूँ। जैसे आपने पहले देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति में आपने या रूस की क्रांति में देखा होगा कि वहां पर एक कुलीन वर्ग हुआ करता था और एक सर्वहारा हुआ करता था। कुलीन वर्गों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे कि वो टैक्स नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, और वो कानून बनाने में भी क्या करेंगे, वो सबसे ज्यादा उनकी भूमिका होगी। अन्य वर्गों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस तरीके से समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होता। समतामूलक समाज कब बनेगा? जब समाज में कोई विशेष वर्ग नहीं होंगे, सभी वर्ग जो होगा वो क्या होंगे, समान होंगे, और सभी को अपने समान अधिकारों की रक्षा का समान अवसर मिलेगा। ऐसा ना हो कि यदि मेरे मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो मेरे पास यही अधिकार नहीं है कि मैं मांग कर सकूं। आज यदि मेरे मौलिक अधिकारों का या किसी भी मेरे कोई भी अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के में जाऊंगा, याचिका लगाऊंगा, और मुझे उसी तरीके से न्याय मिलेगा जो किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आप इस वर्ग से आते हो, आपको सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। तो समतामूलक समाज के संदर्भ में भी स्पष्ट कहा गया है कि हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे। तो ये महत्वपूर्ण वर्ड हो जाता है और ये एमपीपीएससी में पूछा भी गया है 3 मार्कर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बंधुता। तो देखिए, बंधुत्व का मतलब तो यही होता है, सिंपल से शब्दों में आप देखोगे कि बंधुत्व का रियल मीनिंग जो होता है वो होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। अब भाईचारे की भावना क्या? कि भारत जो है विविधतापूर्ण वाला देश है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भारत जो है विभिन्न धर्मों वाला देश है। विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, है ना, भारत में बहुत भिन्नता पाई जाती है। अब भिन्नता होने के बाद भी ऐसा ना हो कि हम सभी लोग जो हैं एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। एक राष्ट्र के नागरिक होने के अपेक्षा हम अपने धर्म को, हम अपनी भाषा को, या हम हमारी जाति को वरीयता दें। हम ये ना सोचें कि हम भारतीय हैं, केवल हम ये सोचें कि मैं फलाना भाषी व्यक्ति हूं, कि मैं तमिल बोलता हूं, तेलुगु बोलता हूं, हिंदी बोलता हूं या इंग्लिश बोलता हूं, या फिर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं इस वर्ग का ये व्यक्ति हूं। हमारे में बंधुत्व की भावना कब आएगी? जब हम अपने आप को भारतीय समझेंगे। और ये भारतीयता का भाव कब आएगा? जब हमको ये पता होगा कि मेरे एक वोट से, मेरा एक वोट जो है वो एक राष्ट्र अध्यक्ष चुन सकता है। तो सभी को जो हमने एकल नागरिकता दी है या एक मत देने का अधिकार दिया है, वो ये चीज सुनिश्चित करता है कि मुझसे ये भाव आता है कि यार मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे इस देश के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो सामूहिक रूप से समझ आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेरे को ये लगे कि नहीं यार मैं तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मैं और मेरे समुदाय या मेरे धर्म या मेरी भाषा के बारे में सोचूंगा। बंधुत्व कब आएगा? बंधुत्व जब आता है जब व्यक्ति क्या होता है, देश के बारे में सोचता है, देश के हर नागरिक के बारे में सोचता है। वो वही उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है कि यदि मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरे पर, मेरे परिवार पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो मेरी समाज पर पड़ेगा, और मेरी समाज पर पड़ने वाला इंपैक्ट जो है वो मेरे देश पे पड़ेगा। मेरी एक छोटी सी गलती ऐसा ना हो कि मेरे देश के लिए या मेरी समाज के लिए बहुत ज्यादा जो है हानिकारक हो जाए। जैसे अभी रिसेंटली 2-3-4 केस आए हैं जिन केसों की वजह से क्या हुआ, समाज पर बहुत ज्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा वो एसडीएम वाला जो केस हुआ, उसमें भी एक चीज सामने निकल के आई है कि मतलब उस केस के चलते हुए बहुत सी महिलाओं को अपने घर बुला लिया गया, तो उनकी पढ़ाई का अधिकार छीन लिया गया। तो जो गलत है, एक जो इंसिडेंस हुआ उसने समाज पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाला। दूसरा, मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि अभी जो आदिवासी वाला पेशाब कांड हुआ है, तो उसमें भी एक चीज ये सामने आई कि उससे भी समाज में अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही है कि ब्राह्मणवादी वर्ग जो है वो अपने आप को अलग समझ रहा है, वह आदिवासी जो है वो अपने को शोषित समझ रहा है। तो इसमें भी अलगाव बढ़ेगा। बंधुत्व की भावना जो है वो पैदा नहीं होगी। बंधुत्व की भावना कब पैदा होगी? जब व्यक्ति को यह लगने लगे कि
ये पूरा देश का हर एक व्यक्ति मेरे ही परिवार का व्यक्ति है, हम जो हैं वो अलग नहीं है। इसलिए तो भारतीयों ने, आपने देखा होगा कि हमने एकल नागरिकता चलाई है। एकल नागरिकता का सिद्धांत क्यों दिया गया है? वो एकल नागरिकता का सिद्धांत इसलिए दिया गया है कि बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिले। बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। आपने फील किया होगा कभी कि जब हम एक सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे बीच में मतलब भाईचारे की भावना रहती है, और जब हम किसी दूसरी सिटी में मिलते हैं तो इस तरीके से मिलते हैं कि मेरे परिवार का ही है, भले अलग अलग सिटी का हो। और वैसे ही जब आप देखोगे कि जो व्यक्ति इंडिया रहता है और इंडिया में यदि दो इंडियंस कहीं बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में या कहीं मिलते हैं, तो उनमें ऐसा भाव आता है जैसे मेरे एक परिवार का व्यक्ति हो। ऐसा भाव नहीं आएगा कि यार अरे वो तो तमिलनाडु में रहता है, अरे वो तो गुजरात में रहता है, अरे वो तो कश्मीर में रहता है। ऐसा भाव नहीं आएगा। उसको कैसा भाव आएगा कि नहीं यार ये तो मेरी इंडिया का है, मेरा भाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि यार हम में एकल नागरिकता का भाव है, नागरिकता का हम एक ही क्षेत्र के निवासी हैं, और जब हम एक स्टेट और दूसरे स्टेट में जाते हैं और जब हमें एक ही स्टेट का व्यक्ति मिलता है तो हमें एक ऐसा भाव आता है, अपनत्व का भाव आता है। और ये अपनत्व का भाव कैसे वो होता है जनरेट? एकल नागरिकता के माध्यम से, कि हमें मालूम है कि हम एक ही देश के निवासी हैं, और एक ही देश का निवासी होना मतलब एक ही परिवार का निवासी होना। ठीक है, स्पष्ट है यहां तक बात? और ये क्वेश्चन जो है मेंस में आया हुआ है, बंधुत्व लिखने को आया था, तो बंधुत्व में हम क्या लिखेंगे? बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता के माध्यम से बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब क्या है। चलिए, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि जो मेन टर्मोलॉजी है वो स्पष्ट हो चुकी होगी आपको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो हमें पढ़ने ज्यादा जरूरी है। ठीक, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। मतलब भारतीय संविधान में कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो सभी के लिए सुनिश्चित करना है? तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और इसकी जो पूर्ति करता है वो कौन करता है? डीपीएसपी भाग 4। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में ये भी लिखा हुआ है, और मैंने आपको ये बताया था, ये कहां लिखा है? भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट अवसर की समता। तो ये भी हमें पता है, ये भी भाग 3 में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा, ये भी बात की गई है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों के चारों। भारतीय संविधान में इन चारों चीजों का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है? यूपीपीएससीएस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। देखिए, हम इसमें सार्वभौमिकता की बात करते हैं। हम सभी को क्या मान रहे हैं? पूर्ण रूप से समान मानेंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे? समता की बात करेंगे, व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे। किसी के साथ भी हम क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारी प्रस्तावना में भी लिखा है, और इसी के साथ साथ हमने समान न्याय की भी बात की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि 4 लोगों ने अलग अलग व्याख्यान किया था। सबसे पहले मैंने बताया था आपको N.K. पालकीवाला का। उन्होंने क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था। दूसरा जो मैंने नाम बताया था आपको वो पंडित ठाकुरदास
ठाकुरदास भार्गव जी का, जिन्होंने क्या कहा है, आत्मा कहा है और कुंजी कहा है। तीसरा मैंने आपको नाम बताया था के.एम. मुंशी का, उन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। और चौथा जो नाम बताया था मैंने बी.आर. अंबेडकर का बताया था, जिन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना को एक पवित्र ग्रंथ कहा है। पवित्र ग्रंथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज के संदर्भ में जो व्याख्या की है किसने कही है? बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। स्पष्ट है ये बात? एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये लाइन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने कल ही आपको समझाया था कि इसमें पूछा गया है कि उद्देशिका जो है वो प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो 1960 में हुआ था वेरुवड़ी मामला, और इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था शुरुआती दौर में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और ना ही ये संविधान का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान प्रस्तावना को या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यहां प्रस्तावना होगी, प्रस्तावना को मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो ये जो कहा गया था वो 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या की थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और दूसरी चीज क्या बोली थी उन्होंने कि प्रस्तावना संविधान के मौलिक संरचना का हिस्सा है। पर एक चीज याद रखिएगा, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है वो न्यायोचित नहीं है और ना ही हमारी विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्ति पर बाधा उत्पन्न करती है। वर्ड फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहला तो इन्होंने ये कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। दूसरी चीज जो इन्होंने कही थी ये कही थी कि ये न्यायोचित नहीं है। नहीं, तीसरी चीज इन्होंने ये कही थी कि ये हमारी जो विधायिका है उसकी शक्ति का स्रोत भी नहीं है ये। और चौथी चीज ये कही थी ना ही ये विधायिका पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है। नहीं लगाती। स्पष्ट है? आपको याद होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो यूपीएससी में पूछे जाते हैं मगर एमपीपीएससी में ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको बनते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है? हाँ है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये चीज कही है उन्होंने। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान का भाग तो माना ही है, और कोई विधिक प्रभाव भी वहां रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का भाग है, हाँ तो हो सकता है, और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर हो जाएगा ये कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग तो है पर ना ही वो न्यायोचित है, ना ही वो विधायिका की शक्ति का स्रोत बनती है, और ना ही वो
विधायिका के किसी भी कार्य में क्या कर सकती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। बस आपको ये था कि थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होते तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कि हमें ये तो पता है कि संविधान का भाग है, इसलिए उन्होंने क्या करा, 3 चीजों में क्या कर दिया, ऑप्शंस एक जैसे दे दिए कि यहां पर भी भाग मान लिया, यहां पर भी भाग माना उन्होंने, और यहां भी भाग माना। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि किंतु इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तो देखो विधिक प्रभाव यहां पर भी नहीं मिलता है और यहां पर भी नहीं मिलता। अब ऑप्शंस में क्लेश हो गया, तो आपको पता है कि विधिक प्रभाव तो नहीं रखती है, वो स्वाभाविक बात है। पर उन्होंने ये कहा था कि वो स्वतंत्र है, तो हाँ वो विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है और साथ में क्या है, वो स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि ना तो वो विधायिका को किसी प्रकार की शक्ति देती है और ना ही वो विधायिका की शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है। स्पष्ट रहेगा? चलो आज की क्लास में हम यही देखते हैं। कल हम देखेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक को कि हमारा भाग 1 क्या बोलता है और हमारा जो यूनियन टेरिटरी और राज्य जो है वो किस तरीके से बना। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो उससे संदर्भित होगी। ठीक है, आज की क्लास अपन यही करते हैं।